Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप के अंदर अब तक हमने देखा है कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप की फंडामेंटल अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट भी हमने देखे थे। और उसके बाद हमने देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि गुडविल का अमाउंट कैसे निकलता है। और हमने तब समझा था कि गुडविल के अमाउंट की जरूरत पड़ती है कब, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। पिछली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड क्लासेस में हमने ये बात समझी थी कि अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें पहला एडजस्टमेंट था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी। गुडविल की वैल्यू क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि पार्टनर्स पास्ट में जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब उस रेशियो को वो बदलना चाहते हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आया तो ऑफ कोर्स कुछ पार्टनर्स गेनिंग डिक्लेयर हो जाएंगे, कुछ सेक्रीफाइसिंग डिक्लेयर हो जाएंगे। मतलब किसी को भविष्य में प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा एंड किसी को फ्यूचर में प्रॉफिट कम मिलेगा। तो जिसको फ्यूचर में प्रॉफिट कम मिल रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर के द्वारा कुछ पेमेंट दिया जाएगा जिससे उसका सेक्रीफाइस कंपनसेट हो, और वो कंपनसेशन का अमाउंट थ्रू गुडविल निकलता है। अब वो गुडविल या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी या हमें वैल्यू करके निकालनी पड़ेगी उन्हीं मेथड से जो मेथड्स हमने सेकंड चैप्टर में सीखे थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप से रिलेटेड सेकंड चैप्टर में सीखे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उस गुडविल का अमाउंट निकलते ही एक कंपनसेटिंग एंट्री डलेगी, जो डलती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैश में पेमेंट नहीं किया जाता, कैपिटल के थ्रू इसका एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम कर दी जाएगी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं, किसका एडजस्टमेंट करते हैं? गुडविल का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से जो पहला एडजस्टमेंट होता है वो होता है गुडविल का। हमने समझा था इसके साथ और एडजस्टमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे। दूसरा एडजस्टमेंट है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। हो कुछ भी नहीं रहा है, पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। आज से करो भाई, आपकी फर्म, अगर आप आपस में राजी हैं तो बदल दीजिए, बाहर किसी को भी इससे कोई इशू नहीं होगा। बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है तो कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स पता चलेंगे, तो गेनिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ कंपनसेशन देनी है, वो दे देंगे थ्रू गुडविल, इसलिए गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। अच्छा, ये गुडविल बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड भी मिल सकती है, उसको हमें राइट ऑफ कर लेना है। जो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड गुडविल होगी वो एक एसेट साइड में नोन होगी, वो एसेट का बैलेंस होगा डेबिट, उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म कर देना है। वो परचेज गुडविल है, उस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल देना है, तो उसकी एंट्री डल जाएगी क्या? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल का डेबिट बैलेंस है, उसे खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसे क्रेडिट करेंगे तो उसके अगेंस्ट डेबिट कर देंगे हम पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को। वो एग्जिस्टिंग गुडविल थी। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल होती है वो वैल्यूड गुडविल होती है, वो कंपनसेशन के लिए दी जाती है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है, अभी एक क्वेश्चन आएगा, हम उसको भी अच्छे से देख लेंगे। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। ये सेकेंड एडजस्टमेंट है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्लाइड चेंज करता हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और लॉसेस का एडजस्टमेंट कैसे करना है। देखिए, पार्टनर्स अभी तक किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे, से 3:2, और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1 इक्वली। बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिजर्व्स आते हैं वो कैसे आते हैं, हमने समझा फंडामेंटल्स के अंदर। फंडामेंटल्स के अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन से थोड़ा प्रॉफिट निकाल देते हैं हम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे टू रिजर्व्स। यानी मैंने जो प्रॉफिट अर्न किए थे उनको बांटते हुए मैंने एक हिस्सा रिजर्व में डाल दिया, पार्टनर की कैपिटल में नहीं जोड़ा, एक हिस्सा रिजर्व में डाल दिया। और वो रिजर्व अब बैलेंस शीट के अंदर पड़ा होगा पार्टनर्स कैपिटल के ही नीचे लाइबिलिटी साइड में एज रिजर्व्स, वो बटे नहीं है रिजर्व्स। करेक्ट बात है। पास्ट में जब भी ये रिजर्व्स क्रिएट हुए
तब किस रेशियो में क्रिएट हुए होंगे, मतलब तब रेशियो क्या चल रहा था जब हमने ये रिजर्व्स इकट्ठे करके प्रॉफिट में डाले हैं। ये प्रॉफिट जब कमाया गया, जिस कमाए हुए प्रॉफिट्स में से ये रिजर्व्स बनकर निकले, वो तो ओल्ड रेशियो था। अब फ्यूचर में रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। मतलब आगे अगर कभी ये रिजर्व्स बांटे गए तो न्यू रेशियो में बटेंगे, वो तो अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व्स इकट्ठे किए गए हैं ओल्ड रेशियो में विच इज 3:2, और फ्यूचर में बांटोगे तो नए रेशियो में बांट दोगे विच इज 1:1, तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई रिजर्व्स पड़े हैं पहले से, तो उनको पहले ही आप बांट दीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं अगर, तो उन रिजर्व्स को आप बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो ओल्ड रेशियो में ही कमाए गए हैं, तो उनका बंटवारा भी ओल्ड रेशियो में ही होगा। वो प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो बांटा नहीं गया, और वो प्रॉफिट का हिस्सा कमाया किस रेशियो में था, ओल्ड रेशियो में, तो डिस्ट्रीब्यूट भी किस रेशियो में होगा, ऑफ कोर्स ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट्स हैं, अक्यूमुलेट किए हुए प्रॉफिट्स हैं, तो देखिए अगर अक्यूमुलेट नहीं होते तो कहाँ जुड़ते, तो पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ते। पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ते तो बैलेंस शीट में कहाँ आते, लाइबिलिटी साइड में आते। बस इतना सा ही तो फर्क हुआ है रिजर्व में और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, कि रिजर्व जो है वो कैपिटल में ऐड नहीं किया गया, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड कर दिया गया। तो अगर कैपिटल में ऐड नहीं किया तो शो कहां होगा, कैपिटल के नीचे जस्ट रिजर्व शो हो जाएगा। फ्यूचर में अगर कभी बांटा गया तो रिजर्व को कम कर दूंगा और कैपिटल में ऐड करके कैपिटल को बढ़ा दूंगा। इतना किया जाता है। तो रिजर्व का बैलेंस का क्या आएगा, सीधी सी बात यह है कि रिजर्व का बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि वो लाइबिलिटी में शो हो रहे हैं, क्योंकि वो लाइबिलिटी में शो हो रहे हैं। तो रिजर्व को अगर खत्म करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और जर्नल एंट्री क्या पास होगी, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, वॉट एवर द केस माइट बी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जर्नल एंट्री क्या डल जाएगी, अक्यूमुलेटेड रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इस तरीके से रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो पहले से इकट्ठे थे। अब रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं, पुराने लॉसेस जो अभी तक बांटे नहीं गए, मतलब लॉस इंकर हुआ, कोई बड़ा खर्चा हुआ था पर हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको बैलेंस शीट के अंदर रखा हुआ है, अक्यूमुलेटेड लॉस है वो। ये डेफर करना होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, एक्चुअली परमिटेड नहीं है बाय कंपनीज एक्ट, बट पार्टनरशिप के अंदर आपको मिल सकता है। कुल मिला के बात ये कि पुराना खर्चा था, माइनस नहीं किया, खर्चा था, खर्चे का बैलेंस होता है डेबिट। प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में से इसे माइनस नहीं किया, यानी ये कभी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में गया ही नहीं। नॉमिनल अकाउंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाते हैं, पर ये वहां नहीं गया, तो डेबिट बैलेंस था। अगर नॉमिनल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ ट्रेडिंग या पीएनएल में, तो अब जगह ही एक बचती है उसके जाने की, वो क्या है, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हुए। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये अक्यूमुलेटेड लॉस कहीं शोन होगा, आपको इसे भी राइट ऑफ कर देना है। इसका बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट बैलेंस को खत्म करना है तो हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पास्ट में इंकर किया हुआ लॉस है, तो ये लॉस पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बटना चाहिए। पुराने पार्टनर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जब एडमिशन और रिटायरमेंट की बात होगी तब ये टर्म काम आ जाएगी। कुल मिला के पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में रिजर्व्स बट जाना चाहिए, और अक्यूमुलेटेड अगर लॉस कोई है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। इतना सा फंडा इन्वॉल्व है अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड लॉसेस से रिलेटेड। तो अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो एडजस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, एक गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देने का, वो होगा वाया गुडविल, और एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो राइट ऑफ कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 2 था अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस से रिलेटेड, दोनों को ही हटा देना है बुक्स से। और कैसे हटा देना है, मतलब रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, डेबिट कर देना है, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल को। अक्यूमुलेटेड लॉसेज है तो हटा देना है, राइट ऑफ कर देना है, तो क्रेडिट कर देना है, डेबिट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल को। दोनों एंट्रीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और किस रेशियो में करना है, इसको करना है ओल्ड रेशियो में। ये बात ध्यान में रखनी है, कुछ भी हो जाए ये किस में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। पुराने रेशियो में आप बांट देंगे, नए रेशियो का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। ठीक बात है। तीसरा एडजस्टमेंट जो करना पड़ता है दोस्तों हमें, वो करना पड़ता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, चलिए अब इसको एड्रेस करता हूं, एक नई स्लाइड पे ले जाता हूं आपको।
रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर रीवैल्यूएशन। सुनना सिचुएशन क्या है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आखिर रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है। ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही आता है जिसे हम फॉलो करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और अब उसका एडजस्टमेंट करना जरूरी हो गया है क्योंकि आगे अगर इसका एडजस्टमेंट अभी नहीं किया तो आगे गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सारी बातें अभी समझ में आएंगे, आप तो एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए। सिंपल सी सिचुएशन है, 3 पार्टनर थे, पार्टनर हैं ए बी सी, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओल्ड पहले पास्ट में 3:2:1, करेक्ट बात है। और अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से कितना गेन हुआ, कितना सेक्रीफाइस हुआ, ये निकालना हम सीख चुके हैं गुडविल के एडजस्टमेंट में। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, अगर नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए, नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे पता किया कि कौन सा पार्टनर ने गेन किया, कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। ठीक बात है ना? तो सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। एक लैंड परचेज करी थी पास्ट में, कभी मान लो कि जब फर्म फॉर्म हुई थी उसी दिन हमने लैंड परचेज करी थी 1 लाख रुपीज में, लैंड परचेज करी थी 1 लाख रुपीज में, और जिस दिन परचेज करी थी उस दिन रेशियो था 3:2:1। एक साल बीता है फर्म को, और अब फर्म अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब से फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रही है, चेंज कर रही है। न्यू रेशियो क्या रख रही है? 5:3:2, वो भी दिया हुआ है, ये पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया। पर जिस दिन हमने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में चेंज कर रहे हैं, उस दिन लैंड की वैल्यू जो है वो ऑप्शन 1, सिचुएशन 1, सिनेरियो 1, 1,30,000 की है। उस दिन कितनी है लैंड की वैल्यू? 1,30,000 की। अब मेरी बात सुनना, लैंड कितने में परचेज करी थी? 1 लाख रुपीज में। लैंड किस पे रिकॉर्ड हुई होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट व्हिच दे आर एक्वायर्ड एंड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स यूजफुल पोजीशन अंटिल इट्स एक्चुअली पुट टू यूज। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलता है। तो लैंड की वैल्यू हमने एक साल में चेंज नहीं करी होगी, और लैंड डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं होता, तो इसको डेप्रिशिएट भी नहीं किया। तो कुल मिला के सभी एसेट की बात कर रहा हूँ, डोंट स्टिक टू द वर्ड लैंड, या डोंट स्टिक टू लैंड एज एन एसेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल एसेट्स। बाकी सारे एसेट्स पे भी फंडा अप्लाई होता है। तो 1 लाख रुपीज की एसेट थी, वो 1,30,000 की हो गई, तो प्लस हो गया 30,000 का। 30,000 की वैल्यू लैंड में बढ़ गई। मतलब अगर फ्यूचर में अगर इस लैंड को बेचा गया तो 30,000 का प्रॉफिट होगा इस लैंड पे, होगा नहीं होगा? है ना? अभी की संभावना तो ये बोल रही है कि 30,000 का प्रॉफिट होगा। अब ये 30,000 का प्रॉफिट फ्यूचर में अगर बटा तो किस रेशियो में बटेगा? सर न्यू रेशियो में बटेगा, क्योंकि ये तो रेशियो चेंज कर रहे हैं आज से 5:3:2 में। पर क्या फेयर है इसको 5:3:2 में बांटना? क्योंकि ये 30,000 का जो डिफरेंस आया है ये इस साल में आया है, और उस साल हमारा रेशियो चल रहा था 3:2:1। उस साल हमारा रेशियो चल रहा था कितना? 3:2:1। तो अगर ये 30,000 का प्लस हुआ है तो ये 30,000 का प्लस ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए। ये 30,000 का प्लस किस में बटना चाहिए? ओल्ड रेशियो में। दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, क्या हो सकती है सर? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये 1 लाख की जो लैंड थी इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई, -60,000 हो गई, और आज इसकी वैल्यू 40,000 ही है। आज इसकी वैल्यू 40,000 ही है। तो ये जो 60,000 का रिडक्शन हुआ, ये कब हुआ? इस पास्ट एक साल के अंदर हुआ। और उस एक साल के अंदर रेशियो क्या चल रहा था? 3:2:1 चल रहा था। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद अगर कभी इस लैंड को बेचा गया, किस रेशियो में बेचा गया, तो जो लॉस होगा वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 5:3:2 में। पर क्या फेयर होगा इसको 5:3:2 में बांटना? बिल्कुल फेयर नहीं होगा। क्यों फेयर नहीं होगा? क्योंकि ये लॉस उस साल में हुआ है जिस साल के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था 3:2:1। तो एसेट की वैल्यू में जो भी चेंज आया है अब तक, पास्ट से लेकर आज तक, आज का वो दिन जिस दिन आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तब तक का या तो लॉस या गेन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशियो में करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो में। क्योंकि वो ओल्ड रेशियो में या तो गेन किया गया है
या ओल्ड रेशियो में इंकर किया गया है, तो जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स की वैल्यू में चेंज आ सकता है, लाइबिलिटीज की वैल्यू में भी चेंज आ सकता है। लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, लाइबिलिटीज कम हो सकती हैं। अगर लाइबिलिटीज बढ़ गई तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट लॉस हो गया, तो वो लॉस किस रेशियो में जाना चाहिए? ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए। लाइबिलिटीज कम हो गई, मान लो थोड़े पैसे कम देने पड़ेंगे फॉर एनी रीजंस व्हाटसोएवर, तो अब वो जो कम पैसा देना पड़ेगा फायदा हो गया, तो वो फायदा भी ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसाइड करते हैं, अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसाइड करते हैं, तो उनके सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज का नया वैल्यूएशन, आज की डेट का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। वो हम नहीं निकालेंगे, वो एक एक्सपर्ट वैल्यूअर कर देगा। हमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की नई वैल्यू पता चल जाएगी। उन नई वैल्यूज से हम पता करेंगे नेट के एसेट्स की और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, उस चेंज से नेट फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखो, लैंड बढ़ने से फायदा हो सकता है, लाइबिलिटी बढ़ने से नुकसान हो सकता है, कोई दूसरी लाइबिलिटी कम होने से फायदा हो सकता है। तो इन सारे फायदे नुकसानों का एक नेट रिजल्ट निकाल लो, और उस नेट रिजल्ट्स को क्या कर दो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये समझाया मैंने अभी, क्यों करना पड़ेगा ये समझाया। कैसे, मैं समझाता हूं अब। कैसे के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सुनना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एसेट्स रीवैल्यूएशन तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का ही होगा, है ना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स तो क्लोज हो जाते हैं भाई। जिस दिन हम चेंज कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस दिन एक बैलेंस शीट होगी हमारे पास। उस बैलेंस शीट में एसेट्स भी लिखे हुए होंगे, लाइबिलिटीज भी लिखी हुई होंगी। उन एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आ सकता है। क्या चेंज आ सकता है? अपवर्ड वैल्यूएशन हो सकता है, या डाउनवर्ड वैल्यूएशन हो सकता है, या कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज नहीं है तो उसका कुछ एडजस्टमेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको तो भूल जाओ। तो एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? नॉर्मली एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब उसकी वैल्यू और बढ़ गई है, तो उसको और डेबिट करना है, तो एंट्री डल जाएगी एसेट अकाउंट डी आर। क्रेडिट किसे करें? क्रेडिट करिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि वो बना ही एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के लिए है। तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो उसे और डेबिट करना है, उसे डेबिट करना है तो क्रेडिट किसे करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। एसेट की वैल्यू रिड्यूस करनी है सर, एसेट की वैल्यू रिड्यूस करनी है सर। ठीक है भाई, रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करनी है तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। उसकी वैल्यू कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो एंट्री डल जाएगी, तो डेबिट किसे करेंगे? डेबिट कर दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को, तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू एसेट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट। एक तो सिचुएशन ये हुई कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एक और सिचुएशन होती है, वो ये कि हम जब चेंज कर रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमने वैल्यूअर को बुलाया और उन्हें कहा कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करिए। तो पूरी टीम लगी और वो जब स्क्रूटनी कर रही थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो उस दौरान एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया। एक एसेट थी जो रिकॉर्ड होने से ही रह गई थी, किसी भी वजह से, कोई पुराना कंप्यूटर हो सकता है, टाइपराइटर हो सकता है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया। तो इसको यूं समझो, अनरिकॉर्डेड है, लिखा हुआ ही नहीं है। मतलब आज फ्री में एक एसेट आ गया आपके पास, तो फायदा हुआ है, पूरा का पूरा एसेट आ गया आपके पास। तो उस एसेट को बुक्स में लेना है तो एसेट है, एसेट रियल का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट लानी है, डेबिट कर दो। क्रेडिट किसे करो? कोई आउटफ्लो हो ही नहीं रहा, ना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ना चेक बैंक से कोई पैसा जा रहा है, ना कोई उधारी है मेरी कि कोई क्रेडिटर क्रिएट करूं, किसी को पैसे देने बाकी नहीं है। तो क्रेडिट किसे करोगे? रीवैल्यूएशन को कर दोगे। तो कुल मिला के बात ये हुई, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री डल जाएगी एसेट अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्री डल जाएगी रीवैल्यूएशन टू एसेट। और अनरिकॉर्डेड एसेट मिलता है तो एंट्री डल जाएगी एसेट अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन। सेम थिंग विल अप्लाई टू आवर लाइबिलिटीज एज वेल। लाइबिलिटीज का भी अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो सकता है, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो सकता है, या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी मिल सकती है जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए थे। सुनो मेरी बात, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है।
लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। मॉडर्न रूल्स याद दिला देता हूं फिर से। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज को इंक्रीज करना है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसे और क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या लाइबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो अभी अभी रियलाइज हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लानी है तो उसे क्रेडिट कर दो। और अगर कोई लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे और क्रेडिट कर दो, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू डाउनवर्ड वैल्यू करनी है, मतलब उसकी वैल्यू कम करनी है, अगर उसकी वैल्यू कम करनी है तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करना है तो उसे करना पड़ेगा डेबिट। अगर उसे डेबिट करोगे तो क्रेडिट किसे करोगे, क्रेडिट कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में वैसे ही बोल चुका हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो कुल मिला के ये 6 पॉसिबल जर्नल एंट्रीज डल सकती है, एसेट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अनरिकॉर्डेड। और अनरिकॉर्डेड और अपवर्ड की एंट्री वैसे ही सेम होती है ना। तो कुल मिला के 4 जर्नल एंट्रीज का ये ओवरऑल है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एसेट अपवर्ड डाउनवर्ड 2 एंट्रीज, लाइबिलिटी अपवर्ड डाउनवर्ड 2 एंट्रीज, राइट। और इस तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के बाद ये सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है, एसेट की वैल्यू घट रही है तो नुकसान हो रहा है। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो नुकसान हो रहा है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ना मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो नुकसान हो रहा है। और लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो फायदा हो रहा है, कम पैसे देने पड़ेंगे। इन सभी फायदे और नुकसान का एक नेट फिगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बता देगा। क्योंकि हर फायदे को मैं पार्टनर्स में बांटूं, हर नुकसान उनसे वापस लूं, फिर फायदा बांटूं, फिर नुकसान लूं, काम बढ़ता है। इसलिए सारे फायदे और नुकसान का एक नेट फिगर निकाल के नेट फायदा या नुकसान पता करो और उसका हिसाब लगा लो सीधा, है ना। तो एक नेट रिजल्टेंट जो होगा रिवैल्यूएशन का, या तो गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो नेट गेन होगा तो एंट्री डल जाएगी, नेट गेन है मतलब पार्टनर्स को फायदा हुआ। पार्टनर्स को फायदा हुआ यानी उनकी कैपिटल बढ़ानी है, कैपिटल बढ़ानी है यानी कैपिटल को और क्रेडिट करना है। फर्म बोलेगी कि अब और कैपिटल हमें पे करनी है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डल जाएगी दोस्तों, जर्नल एंट्री डल जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर नेट लॉस हुआ तो उसकी एंट्री डल जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर, उनकी कैपिटल कम कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो तो क्वेश्चन आपको बता देगा। कैपिटल अकाउंट होगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, अगर कैपिटल फिक्स्ड है क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट से डल जाएंगे, है ना। वो हम समझते हैं, वो हमने फंडामेंटल्स में ही समझ लिया था, नेट गेन या नेट लॉस। ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज थी। अब इन जर्नल एंट्रीज को कई बार पास ही नहीं करना पड़ता, वो हमें बोलता है कि सीधा रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाओ। तो चलिए सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमने समझी। इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का अकाउंट। कई बार जर्नल एंट्री मांगते ही नहीं, सीधा अकाउंट बनाने को बोलते हैं। तो सीधा अकाउंट कैसे बनाना पड़ेगा, इन्हीं जर्नल एंट्री से बनेगा जो आप देख रहे हैं आपके सामने। तो अब इससे रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है। एक स्पेसिमेन रिवैल्यूएशन का अकाउंट आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे अभी। तो एसेट अगर बढ़ता है तो उसकी एंट्री डलती है एसेट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय एसेट, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय एसेट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा टू एसेट, करेक्ट बात है। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री डलती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो जर्नल एंट्री डलती है लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय लाइबिलिटीज। इस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो या तो डेबिट में आ सकता है या क्रेडिट में आ सकता है। अगर डेबिट में आ रहा होगा तो नेट रिवैल्यूएशन का गेन है, तो एंट्री डल जाएगी रिवैल्यूएशन के अंदर टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्रेडिट में आ रहा होगा तो नेट रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो उसकी एंट्री डल जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से हमें पता पड़ जाता है कि नेट गेन हुआ है या लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन करने पर, करेक्ट है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं आपको एक, अगर सीधा रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना पड़े तो मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटा सा शॉर्टकट समझा दूं। अभी तक कॉन्सेप्ट की सारी बातें कर ली, अब एक शॉर्टकट समझा देता हूं। एग्जाम के अंदर लिमिटेड टाइम होगा, उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो शॉर्टकट ये है दोस्तों कि कोई भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको दे रखा हो सकता है, एसेट का, लाइबिलिटी का, अनरिकॉर्डेड एसेट का, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का। आपको फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचना है,
फर्म के पर्सपेक्टिव से, यानी पार्टनरशिप फर्म, किसी भी पार्टनर के पर्सनल पर्सपेक्टिव से नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, क्योंकि सारी अकाउंटिंग फर्म पर्सपेक्टिव से ही होती है। फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचना है और फिर सोचना है कि फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर फायदा हुआ है फर्म को, इंग्लिश लिख रहा हूं सीधी, अगर फायदा हुआ है फर्म को तो क्रेडिट कर दीजिए रीवैल्यूएशन में, और नुकसान हुआ है तो डेबिट कर दीजिए रीवैल्यूएशन में। नुकसान हुआ है तो डेबिट कर दो, फायदा हुआ है तो क्रेडिट कर दो। एसेट की वैल्यू बढ़ी, फायदा हो गया, क्रेडिट कर दीजिए। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो फायदा हो गया, क्रेडिट कर दीजिए। एसेट की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया, डेबिट कर दीजिए। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान हो गया, डेबिट कर दीजिए। बैठे बिठाए एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया, फायदा हो गया, क्रेडिट कर दीजिए। बैठे बिठाए एक लाइबिलिटी सर पे आ गई, नुकसान हो गया, डेबिट कर दीजिए। तो फायदा क्रेडिट, नुकसान डेबिट, रामबाण है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। ये समझ लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट डन। अब तक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कितने एडजस्टमेंट थे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, देखो बेटा एडजस्टमेंट थे, गुडविल, अक्यूमुलेटेड लॉसेस इन रिजर्व्स देख लिया, गुडविल देख लिया, अनरिकॉर्डेड गुडविल हो मतलब वैल्यूड गुडविल हो उसका भी देख लिया, और बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड गुडविल हो पहले से उसका भी देख लिया, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी देख लिया। इसके बाद जो कैपिटल एडजस्टमेंट है इसको तो मैं अभी इस चैप्टर में एड्रेस नहीं करने वाला हूं, मैं इसको पार्टनरशिप के अंदर जब हम एडमिशन पढ़ेंगे उसके बाद एड्रेस करने वाला हूं, तो तब उसकी बात देखेंगे। तीन एडजस्टमेंट जो रिलेटेड हैं बेसिकली अभी तक जो हमें समझने थे वो हमने समझ लिए हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वो इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स को अच्छे से देख लेना है अगली क्लास, अगले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, इन सभी से रिलेटेड एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन करने के लिए। मैं फिर एक बात पहले कह चुका हूं पर फिर एक और बात याद दिलाना चाहूंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। अगर नहीं, यहां अगर कमी रह गई, यहां पे प्रैक्टिस की कमी कर दी, तो आगे आने वाले सभी चैप्टर्स बहुत परेशान करने वाले हैं, तकलीफ देने वाले हैं। ये कहना कोई एग्जैजुरेशन नहीं होगा कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, ये देखिए कितने चैप्टर, चार चैप्टर्स हो गए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर। वी आर राइट नाउ स्टडिंग चेंज इन पीएसआर। ये सारे चैप्टर्स सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, 4 चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगली क्लास तक के लिए बाय। अगली क्लास में मिलते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूं आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।